ये बताइए कि अभी आपका देश का प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो हिंदू है। जी राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है, आपका सर्वोच्च न्यायालय का सब जगह मतलब हिंदू सब हिंदू है। जी जी तो जिस समय बाबर हुमायूं का सरकार चल रहा था, राजतंत्र था, जी उस समय हिंदू थे या नहीं थे? थे तो उस समय हम सुरक्षित थे जी। और आज सारा हमारा है तो हम असुरक्षित हो गए। कारण क्या है? कारण है कि बस वोट की बात है। फिर कहीं जनता ने मौका उनको दे दिया जी तो खाली कटोरा लेकर देश की जनता घूमना पड़ेगा, उस कटोरे में चवन्नी डालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। और आज इनसे मैं कुछ राजनीति चर्चा के साथ साथ कुछ कानून के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा और जो सच्चाई है मैं इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ताकि आपने मुझे मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आजकल एक मतलब राहुल गांधी जो गुजरात कोर्ट ने उनके ऊपर दफा लगाया और सदस्यता उनकी भंग हो गई तो हाई कोर्ट में अपील हुआ, फिर पुनः वो भी रद्द हो गया, तो ये मतलब कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? देखिए, विदेश से बहुत विचित्र स्थिति से गुजर रहा है और अभी जो भी चल रहा है वह है नियमानुकूल नहीं चलता है। जुडिशरी को पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझदारी है कि यह न्याय संगत नहीं हुआ है और हम लोग यह जानते भी थे कि हमको अगर न्याय मिलेगा तो वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही मिलेगा, नीचे के न्यायालय से नहीं मिलेगा। सर, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, मतलब हमको जहाँ तक जानकारी है कि मतलब अदालत में जो चीज़ पेश किया जाता है उसी के बारे में न्यायाधीश महोदय निर्णय देते हैं, लेकिन एक बात इनके साथ में और मतलब शामिल हो गया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी वीर सावरकर के विषय में कुछ बोले हैं, तो वो भी अब जज साहब बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी दफा उनके ऊपर लगाया जाएगा और उसके बारे में भी निर्णय दिया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये कहाँ तक उचित लग रहा है? देखिए, यह दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। न्यायालय के समक्ष जो भी आवेदन दिए जाते हैं उस आवेदन पर ही निर्णय लेने का अधिकार है माननीय न्यायालय को। उसके अलावा कोई न्यायालय प्रश्न खड़ा करे ऐसा नहीं उचित है। हाँ, अगर उसके बाद पहले तो न्यायालय में जो केस लंबित है वह एक मोदी के सरनेम का जो चर्चा किया गया था उस पर था। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसको दे दीजिए, वह कर दीजिए, यह गलत है। ये नहीं होना चाहिए। कानून के तरीके से नहीं, गलत है। वो कानून के तरीके से गलत है। अपनी बात को आप नहीं कर सकते हैं। वह जो याचक है, याचक करता है, वह कर सकता है, वह कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास तो आप न्याय के मूर्ति हैं। आपके पास जो विषय वस्तु रखा गया है उसके ऊपर ही विचार करना, उस पर ही निर्णय देना है जी। उसके अलावा आप कुछ रखते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेटेड आप हैं, आपका कहीं ना कहीं प्रभाव है, तब उसको ला रहे हैं, जबकि यह न्यायालय में नहीं होना चाहिए। जी। आखिर जो वीर सावरकर के विषय में जो बोले हैं वो सच्चाई बताए राहुल गांधी जी। हम लोग भी जहाँ तक जानकारी रखते हैं कि वीर सावरकर जी अंग्रेज के सामने मतलब माफ़ी मांगे और जो भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में पर्दाफाश किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो क्रांतिकारी के रूप में उनको नहीं देखा जाता है, लेकिन अब लोग उनको वीर सावरकर को एक महान योद्धा के रूप में देख रहे हैं और बीजेपी बोल रही है कि खास करके वीर सावरकर के विषय में अगर कुछ बोला जाता है तो उसको मतलब टारगेट कर लेती है। ये क्यों? वीर सावरकर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा जी। तो जो मेरे सामने, भारतवर्ष के सामने जो दुश्मन था जी, उस दुश्मन के यहाँ जाकर कोई माफ़ी मांगता है जी। और उससे अगर हम लोग वीर कहें तो अपने आप में वीरता का अपमान होगा। वीर उसे कहते हैं जैसे आपने वीर कुंवर सिंह को देखा। वीर कुंवर सिंह साहब ने क्या किया? उन्होंने लड़ते लड़ते गोली लगी हाथ में और उन्होंने हाथ काट करके गंगा प्रवाहित कर दिया और उसके बाद अंत तक लड़ते रहे। ये योद्धा हैं। ये योद्धा नहीं है कि जाए तो किसी के पैर पे गिर जाए। ये कौन सा योद्धा है? जब पैर पर ही गिरना था, सरेंडर करना था, उससे योद्धा हम कैसे कहेंगे? इसलिए कभी भी जो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग साथ दिए हैं, जो साथ रहे हैं, उनको कभी भी हम लोग योद्धा नहीं मानेंगे, वीर नहीं मानेंगे, उसे हम लोग चापलूस मानेंगे। इसलिए बीजेपी के पास तो और कोई है नहीं, जो छूट जाता है उनका हो जाता है। तो मैंने वीर सावरकर के को योद्धा के रूप में दिखा रही है और बोले कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जो
वास्तविक जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, यानी वो बता रहे कि वीर सावरकर के साथ नाइंसाफी किया गया। ये आपको अच्छा लगता है क्या? देखिए, सवाल उठता है कि आज़ादी की लड़ाई के पहले आरएसएस का गठन हो गया था जी, हिंदू महासभा का भी गठन हो गया था जी, वे लोग कहाँ थे उस समय वो लड़े होते? तो सावरकर की लड़ाई किसने देखा? जो लड़ रहे थे उन्होंने देखा जी। तो आप जब लड़ाई में ही नहीं रहे, आप परीक्षा ही नहीं दिए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं पास होने का, फेल होने का? तो आप तो उसमें रहे नहीं, आप देखते रहे। आप आते हैं तो बात करते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि बचपन में विदेश से मसूरिया आता था खाने के लिए जी, और उस मसूरिये से लोग खा करके जीवन यापन करता था। उनसे बहुत मजा है, बहुत लोगों के घर में बड़ी चरम सीमा पर, बहुत चरम सीमा पर थी। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि किसी के घर में अगर चूल्हा जल जाए तो नारिया खपरा जो घर का बना हुआ होता था उसमें आग लेने के लिए दूसरे घर जाते थे जी। वो माचिस खरीदने की पैसा किसी के पास नहीं था, और वहाँ से आज तक पहुँचा दिया यहाँ तक, और आप कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जबकि 70 साल में जो भी आज देखने को मिल रहा है वो 70 साल की देन है। देखिए, बिल्कुल देन है। कहीं किसी बताइए, कोई यूनिवर्सिटी आपने बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना दिया आपने, कहीं कुछ बना के दिखा दीजिए। आप क्या करते हैं? आप पहले लोगों को प्रलोभन दिया, आप उसका कोई बात नहीं करते हैं। 2 चुनाव में जो भी आपने लड़ा उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब चर्चा क्या है? हिंदू मुसलमान, अब क्या है? सीबीआई, अब क्या है? अब जितने लोग हैं उनको डरा कर धमका कर एक चोरों की मंडली बना लीजिए और कहिए कि ये हमारे सभी अच्छे लोग हैं, धोखा हमने ठीक कर लिया। आपने एनसीपी को देखा, गला फाड़ कर बोलते थे 70,000 करोड़ रुपया अजीत पवार के यहाँ है जी, इन्होंने गबन किया, ये किया, वो किया, और उसे आप फूल माला से लाद करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। शर्म नहीं आती? शर्म भी शर्मा जाएगा आपका नाम लेने पर जी। लेकिन बेशर्मी का हद है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात तो याद रखे करते, अपनी बात नहीं याद रखते हैं, लोग उपहास करता है। लेकिन मतलब माननीय जो प्रधानमंत्री हैं इनको भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। ये बोला जाता है कि भारत में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए उस समय से भारत डेवलप किया है, स्मार्ट मतलब डिजिटल दुनिया में आया है भारत, और खास करके हिंदू को रक्षक के रूप में इनको देखा जाता है। ये आपको कहाँ तक सत्य साबित होता है? तो वह हम यही कहेंगे कि अब 2 ही आदमी है जो कि आता है गुजरात जी, और वही 2 आदमी हिंदू है, वही आदमी व्यवसायी है, वही राजनीतिज्ञ है, और वहाँ के लोग 2 ही आदमी है, पूंजीपति है जिसके हाथ से दोनों चीज़ बेच रहे हैं जी। इस सारे बेचने खरीदने वाले भी वही हैं गुजराती दोनों जी, और बेचने वाले भी हैं गुजराती दोनों। आपने दोनों जी, आपने क्या छोड़ा है? आपका एक दिन मन की बात, अपनी मन की बात करते हैं क्या? 9 वर्षों में आपने कभी जनता की बात आपने सुना? जनता की बात सुनाने के लिए मीडिया है, आप जैसे लोग हैं जी। क्या प्रधानमंत्री जी एक बार भी बैठ करके जनता के हालात को सुना? आप लोगों की नहीं, अपनी बात सुनने के लिए 8,000 करोड़ रुपया खर्च होता है उनका जी। इन पर प्रतिदिन उनका खर्चा 71,000 करोड़ रुपया मीडिया पर खर्च हो रहा है। ये सब जनता का पैसा आप दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। मैंने कभी उनको नहीं देखा, जिस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, मैं भी काम करता था भारतीय जनता पार्टी में, हाफ कुर्ता के पहले अगर फुल कुर्ता में कहीं उनका दिखा दीजिएगा। पहले नहीं पहनते थे, कभी नहीं। हाफ कुर्ता पहनने वाला क्या पहनता है? प्रिंस कोट 52,000, 55 लाख, 52,000 करते हैं, 52 लाख, 55 लाख, 60 लाख का लाखों का। आपने कहा क्या? जी, हमको 100 दिन दीजिए, हमने करिश्मा दिखा दिया जी। 9 साल में क्या दिखाया? सारे देश के जो भी सामान थे सबको बेचने का काम किया। एक जरूर आपने काम किया कि जितने गलत लोग थे, चाहे बंगाल के हों, महाराष्ट्र के हों, सब लोगों को डरवा धमका करके या कहीं न कहीं खींच करके अपने पार्टी में ले आइए जी, और उनको माला से लाद दीजिए। उनका जो भी सीबीआई या सीडीडी है सबको बंद कर दीजिए। अर्थात उनका मतलब जितनी भी उनके अंदर कमियां है सब खूबी में बदल गई। इसके पहले उनका भाषण सुनिए,
हमेशा तो यूट्यूब पर देता है उनका भाषण कि इन लोगों ने सीबीआई को तोता बना कर रखा है। और आज कहते हैं कि हम गारंटी देंगे एक भी नहीं बचेंगे। यह कहने वाले आप कौन होते हैं? जो भी ईडी है, सीबीआई है, उसका अपना काम है जी, वह करेगा, अपने स्तर से देखेगा, अपने स्तर देखेगा। आप कहने वाले को तो एक भी नहीं बख्शे जाएंगे, इसका मतलब है कि आप कुछ चला रहे हैं जी। इसका मतलब कि आप ही डायरेक्शन, उसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं जी। और जो आपके यहाँ जाता है वो ठीक हो जाता है, जो गड़ा हुआ चला जाता है जी। सरदार चिट फंड का कलकत्ता को लीजिए, जितने लोग थे सब सरेंडर कर गए, सब लोग साफ हो गए वॉशिंग मशीन में। अजीत पवार जैसा सब लोग था, 70,000 करोड़ रुपया का भाषण देते थे कि 70,000 करोड़ रुपया इनके यहाँ पर है जी। इन्होंने दमन किया है, वो आपके पार्टी में आ गए तो फूलना सलाहते तो मुख्यमंत्री बना दिया। यानी अब कहने का अर्थ ये कि भारत में तो कर्ज बहुत ज्यादा, अपने एक बच्चा नवजात जो है उसके ऊपर भी 32,000 कर्ज आ गया है। तो इसका मतलब ये रहा कि भारत तो कर्ज से दबा हुआ है, इसके बाद भी भारत की पूंजी को बार बार गलत जगहों पर खर्च किया जा रहा है। तो भारत डेवलप कर रहा है या कुछ और हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि अगर फिर कहीं जनता ने मौका उनको दे दिया जी, तो खाली कटोरा लेकर देश की जनता घूमना पड़ेगा, उस कटोरे में चवन्नी डालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है जी। और यह अघोषित इमरजेंसी है जी। लेकिन यहाँ की जनता चतुर चालाक है जी। उस समय की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जी, जिस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी जी, पढ़े लिखे पर लोग विश्वास करता था। देखिए आज का समय है कि जितना पढ़ा लिखा है उतना ही धूर्त है जी, उसे दूर भागना चाहिए। लोग दूर भाग रहा है जी, कब कहाँ बेच देगा, कब कहाँ खरीद देगा, कहाँ पहुँचा देगा। यानी आज के ज़माने में कथनानुसार जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब चालबाज हो गए हैं। सभी लोगों को नहीं कहेंगे, लेकिन जो सामने है, जिसको क्षमता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, एक टीचर है यूनिवर्सिटी में जी, वो क्या कर सकता है? वो बहुत बेईमानी करेगा तो किसी को ज़्यादा समय देकर पढ़ा देगा, बेईमानी करेगा तो कुछ कम पढ़ाएगा, इसके अलावा उसका क्या स्कोप है जी। लेकिन जिसको प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जिसको पावर मिला है, जिसको शक्ति मिली है, सत्ता शीर्ष पे है, जो सत्ता शीर्ष पर हैं, वो जो चाहेंगे। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, एक वेटनरी डॉक्टर हमसे संपर्क किए जी, जी मेरा ट्रांसफर हो गया है, आसपास कहीं है, कहाँ हो गया? तो घोड़े कटिया हो गया है। 7 आदमी का रातों रात जी स्थान जहाँ थे वहाँ चले गए जी। बाकी लोगों को इतना दूर फेंका गया कि वो लोग करा रहे हैं, दम मार रहे हैं जी। 7 आदमी की क्या था कि आपने स्थानांतरण किया, और क्या हो गया कि रात में पुनः उनको ला कर उसी जगह पर आपने डाल दिया। ये सब खबर की शक्ति की चीज है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पढ़ा लिखा आदमी दरवाजा खोलता है, गेट खोलता है, अनपढ़ जाहिल गवार उसमें बैठता है, मंत्री पद पर बैठता है। अच्छा सर, एक बात, अभी जो राहुल गांधी के ऊपर जो ब्लेम लग रहा है और उनकी सदस्यता खत्म हो गई है, बताया जाता है कि 6 साल और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो जो 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें महागठबंधन की तरफ से नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कौन आएंगे? आपको देखिए वो समय बताएगा जी। लेकिन मुझे भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जी, वहाँ से न्याय मिलेगा जी। और लालू जी ने स्पष्ट कहा कि आप शादी कीजिए, बराती हम लोग बनेंगे। यह इशारा कहाँ था जी, कि आने वाला समय आपका है जी, कांग्रेस को छोड़कर कोई चल नहीं सकता है जी। और भारतीय जनता पार्टी जी कि जो कड़ाके की ठंडी में जो कंपन होती है, वह कंपन हो रहा है राहुल गांधी के नाम पर। आखिर क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी एकमात्र वैसा व्यक्ति है जिसको इन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया पप्पू बनाने के लिए, लेकिन वह पप्पू इन लोगों को गप्पू बना दिया और अपने को दिखा दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए कौन गया? राहुल गांधी। राहुल गांधी गए जी। आपको क्यों नहीं बुलाएगा? आप तो माननीय प्रधानमंत्री थे। ये तो बोल रहे हैं कि हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस, इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो हमने सुना नहीं। दो सब्जेक्ट से मैंने भी एमए किया है, लेकिन मैंने कहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं सुना हमने जी। तो इनकी डिग्री तो बता रहे हैं, इनकी डिग्री तो बता रही है भाई, एक्स्ट्रा डिग्री इनकी है जी। अब आप थोड़ा सर के देख लीजिए, वंदे मातरम ट्रेन जा रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए झंडी दिखाने कौन जाता है? माननीय प्रधानमंत्री जी। रेल मंत्री क्या कर रहे हैं?
विदेश का दौरा होता है, विदेश जाने के लिए विदेश नीति बात होती है तो कौन जाते हैं? माननीय प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री काहे के लिए? यानी कहने का मतलब सारा जिम्मेवारी उनके कंधे पर। सारे जिम्मेवारी नहीं जी, जितना मीडिया में हाईलाइट हो जाए, फोटो मेरा छप जाए जी, हम ही को लोग जाने। अरे मोदी जी को पावर होता तो इंडिया का नाम बदल के मोदी रख देते। यहाँ तक उनकी है कि अगर ऐसा होता तो हम कर देते। 75 साल तक लोग जो हो गए हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। उनका 2-4 साल बचा हुआ है, इसलिए 75 फिक्स किया। काहे नहीं 70 में कर दिए? 70 में कर देते तो काफी बार हो जाते जी। तो उन्होंने अपने को बचा के एक मापदंड बनाया कि 75 साल के जो हो गए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये 70 भी हो सकता है, 60-62 में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति लोग अवकाश ग्रहण कर जाते हैं जी। यदि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आप काम करने के योग्य नहीं है, आराम कीजिए जी, और आप आजीवन वेंटिलेटर पर लगा हुआ उसके बाद भी आप काम करेंगे जी। एक क्लास 4 एम्प्लॉय को बहाल किया जाता है तो शारीरिक दक्षता देखी जाती है, साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। पहले 7वां पास था, शायद मैट्रिक पास हो गया। देश चलाने वाले को कोई दक्षता नहीं चाहिए, कोई नहीं। यह आदमी किसको देखता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहता है, उनको देखता है कि आप उसके लायक नहीं। दुर्भाग्य है, लेकिन संविधान जो बनाया गया उस संविधान के तहत आता है तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल स्वीकार करें, नहीं स्वीकार तो यहाँ पर तक ले, यहाँ पता नहीं जनता क्या करती जी। लेकिन जनता ही बंधी हुई है जी। हाँ, जनता एक जगह जरूर है कि जनता दिखती नहीं, ये सारे लोग करते हैं। आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हर पार्टी कहता है कार्यकर्ता ही मेरा सर्वे सर्वा है जी। कितने पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता को टिकट देते हैं? कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही रह जाता है। कार्यकर्ता तो केवल पोस्टर छापने के लिए होता है। कार्यकर्ता को टिकट कोई नहीं देता, किसी पार्टी नहीं देती है। और हमारे यहाँ के लोग जो नेता हैं वो यह पूछते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं नेता हूँ जी। एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, मेरे ही यहाँ के हैं एमएलसी। सच्चाई तो ये सर कि मतलब पैसे के बल पर ही राजनीति की। बिल्कुल, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे पास है, भरते हैं तो पैसा वाले हम हैं जी। और हमारे ऐसा कमजोर आदमी को 10,000-20,000 दे दिया, हम उनका गुणगान करने लगे जी। और वो समझता है कि मेरे पास पैसा है, सबसे बड़ा आदमी हम हैं। लेकिन सच्चाई है कि तुम बड़े नहीं हो। सच्चाई यह है कि मैं कमजोर हूँ, और मैं कमजोर हूँ तो 10,000 5,000 मैं ले करके मैं आपको वोट दे देता हूँ। लेकिन ईमानदार हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि पैसा ले लूँगा कि दो नहीं। लेकिन वो पैसे वाले लोग ही आज के डेट में वह भी कहते हैं कि अब पार्लियामेंट चुनाव लड़ लेंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम व्यवसायी हो, व्यवसाय करो जी। लेकिन वो पैसे के बल पर कहता है कि चुनाव लड़ेंगे। यानी पैसे के बल पर किसी के ईमान को खरीद लिया जाता है। बिल्कुल, एकदम खरीदा जाता है। पंचायत के चुनाव में देखिए, पंचायत चुनाव तो बहुत छोटा, उसका चुनाव तो होता नहीं जी जी। उस चुनाव में देखिए क्या होता है हर जगह। तो यह बताइए किसी पार्टी का कार्यकर्ता कोई क्यों रहेगा? तो इसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? परिवर्तन के लिए जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे, लेकिन जब तक हम बिकते रहेंगे लोग खरीदते रहेगा जी। वाजपेयी जी ने एक बार पटना के गांधी मैदान में कहा था, जिस समय 13 दिन की उनकी सरकार गिर गई थी, तो गांधी मैदान में आए थे हम लोग, बहुत बढ़ चढ़ के उनके साथ थे, क्योंकि वैसा आदमी इस देश को नहीं मिला। कोई अंगली उठाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, चाहे किसी पार्टी का जी। तो उन्होंने कहा कि मंडी में माल था, मंडी माने पार्लियामेंट के जितने मेंबर थे उसको माल बताया जी। मंडी में माल था, अब बंडी में दाम था। अपने बंडी में हाथ घुसा कर इशारा किया कि बंडी में माल था, नहीं मेरी सरकार थी जी। माल बिकाऊ था, वह बिकने वाला भी था जी, लेकिन अफसोस खरीदार कोई नहीं था जी। उस पार्टी का अभिमाननीय प्रधानमंत्री जी, जनता किसी को जिता कर भेजती है, पैसा पर ही अपना विधायक बना लेते हैं, यह क्षमता है। लेकिन 13 दिन की सरकार चली गई, वाजपेयी जी ने कभी एक वोट के लिए नहीं लिया। आज उनके बेटे को आप कह रहे हैं कि मेरे पार्टी में हैं जी, रामविलास पासवान जी, एक वोट उन्होंने नहीं दिया, वाजपेयी जी की सरकार गिर गई जी।
पूरे पार्टी में नहीं, पूरे देश में लोग इस बात का अफसोस आज तक है। रामविलास पासवान जी की वजह से ही हुआ जी। चिराग पासवान जी को हीरो बना के लेके घूम रहे हैं जी। अतीत भूल गए। लेकिन ये भी बताया जाता है कि राजनीति में कोई अस्थायी रूप से न किसी का दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। मतलब के लिए राजनीति की जाती है, मतलब सत्ता, मतलब जब लगता है कि हमारी मतलब इनसे निकलने वाली इस स्वार्थ की बात, तो दोस्ती बन जाती है, दुश्मनी भी बन जाती है। एकदम बिल्कुल सही कहा जी। जब तक लोभ और स्वार्थ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, न आदमी ठगा जाता है जी, और न दूसरे को ठग सकता है जी। लालची होगा वही ना ठगा जाएगा। तो आज की दुनिया में लालची कौन नहीं है? रातों रात अभी तो देखिए ये गठबंधन की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए जी। लेकिन उसके बाद भी टिकट जब बटेगा, जिसका टिकट जहाँ से कटेगा, ये मेढक की तरह भागना शुरू करेंगे, इधर उधर जाएंगे। बिल्कुल रातों रात इनसे वो चले गए, उनके साथ वो चले गए, उनके साथ चले गए। लेकिन जनता जिसकी सक्रिय जब तक नहीं होगी, कहीं से आता है। आप जीएसटी कौन देता है? सब देते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों के जमाने से आज तक कभी चावल दाल पर नहीं लगा था, आटा पर कभी टैक्स लगा था? ये पहली बार देखने को मिला। इसीलिए कहता है लोग कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब मुमकिन मोदी का ही है जी। ये आटा पर भी टैक्स दीजिए, खाद्य पदार्थ पर लग गया, पर दीजिए जी। और वो आदमी आया सत्ता में तो कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से उड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ का अपने लिए हवाई जहाज खरीद लिया। तो वो भी तो सच्चे साबित हो रहा है ना, वो भी जिस तरह से आए उससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। थोड़ा आगे नहीं बढ़े, इतना आगे चल गए कि पार्टी का सत्यानाश हो गया, पार्टी इसके बाद आने नहीं जा रही है। ये कहे थे हमारे यहाँ महामाया बाबू, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे जी। वह समय दिखाई पड़ता है जी। ये भाजपा के ऐसे टुकड़े होंगे जी, ये कौन कहाँ गिरेगा पता नहीं। यानी 2024 में आप इनको ये देख रहे हैं कि अब इनका अंत ही है। देखिए दिखाई तो पड़ रहा है जी। लेकिन अगर अंत नहीं हुआ तो यहाँ का लोगों का अंत हो जाएगा। यहाँ इस तरह का व्यवस्था हो जाएगा कि लोग कटोरा लेकर घूमेंगे। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है सो मोदी जी की वजह से भारत मजबूत बना हुआ है और हिंदुत्व जो है सो सुरक्षित है। अगर ये ऐसे शख्स जब प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे तो कांग्रेस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देगा। ये बताइए कि अभी आपका देश का प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो हिंदू है जी। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। आपका सर्वोच्च न्यायालय सब जगह मतलब हिंदू, सब हिंदू है। जी जी। तो जिस समय बाबर हुमायूं का सरकार चल रहा था, राजतंत्र था जी, उस समय हिंदू थे या नहीं थे? तो उस समय हम सुरक्षित थे जी। और आज सारा हमारा है तो हम सुरक्षित हो गए। कारण क्या है? कारण है कि बस वोट की बात है, वोट की बात है। यानी कहने का अर्थ की जब गाय दूध देती है तो बछड़ा मर जाता है तो एक तोरावन आप सुने होंगे, मेरे यहाँ तोरावन चलता है जी। तो उसको हरी घास या खट्टी कुनी दे करके मच्छर उच्छर मार करके दूहा जाता है, इसलिए कि बच्चा उसका मर गया है, नहीं करेंगे तो बच्चे दूध नहीं देने वाले। इनके पास तो कुछ है नहीं। जितने भी 2 चुनाव उन्होंने लड़ा, किसी एक मुद्दे पर बात करने के लिए आ जाइए। सबसे दुखद चीज 2 है मेरे समझ में। न्यायपालिका को भी उन्होंने नहीं बख्शा जो कि स्वतंत्र था जी, और पत्रकारिता को भी नहीं बख्शा जो स्वतंत्र था जी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका के प्रति वफादार होता था, वह जोड़ने का काम करता था जी। लेकिन कहीं न कहीं उंगली उठने लगा तो विश्वास तो पैदा हो गया जी। ये पत्रकार जो थे इनकी बातें मानी जाती थी कि जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ पहुंचाने पर विचार होता था। जी। आप कहाँ कीगा? अभी मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप को विगत 2-4-6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2 महीना से उनको फंसा के रखा गया और यहाँ तक कि राज्य सरकार, तमिलनाडु की सरकार और केंद्र सरकार सबके सब चुप्पी साधे हुए, जबकि उनका कुछ गुनाह नहीं है, सच्चाई बताए हैं, इसी गुनाह में उनको फंसा के रखा गया। तो ये आपको क्या लगता है? देखिए उन पर देशद्रोह का चलाएगा। देशद्रोह कौन लगाता है? दफा किसको लगाना है? डीएम को लगाना है जी। डीएम किसका है? सरकार का जी। तो उसे लगा दिया गया, उसे फंसा हुआ, कोई केस उस पर थोड़े है। तो माने आपसे पूछ रहा है, चूंकि आप कानून के जानकार हैं,
तो जो काम किए हैं वो देशद्रोह के लायक है क्या? देखिए, दो नहीं, ये तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। पत्रकारिता में कहीं नहीं है। पत्रकार तो वह करता है जो छुपा हुआ उसको निकालता है। जी। जैसे डॉक्टर के सामने रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर क्या करता है, रिपोर्ट को पढ़ के बताता है इस आदमी को क्या रोग है। जी। तो यह पत्रकार जो है वह समाज के रोग को कोण को निकाल करके सामने रखता है प्लेटफॉर्म पर, ताकि विचार किया जाए। जी। लेकिन यहाँ तो सरकार कहती है कि आप कौन होते हो, अंकुश लगाया जा रहा है इस पर। बिल्कुल। उनको भी कहीं ना कहीं जितना गोदी मीडिया को देख रहे हैं, क्या हुआ, अब लोग चैनल खोल लिया अपना। जी। अब जनता के सामने यह कठिनाई आ रही है कि सच क्या है, अब समझने में भी दुविधा हो रही है। दुविधा हो रही है। आज प्रचार होता है जितना वो गलत का होता है, सही एक बार होता है, नहीं गलत बार बार होता है। और गलत वह तब तक करता है जब तक ले गलत सही ना हो जाए। जी। यही चल रहा है कहीं। इसलिए दो चीज को इन्होंने जो मर्माहत किया है, इसकी भरपाई कभी नहीं होगी। वो है न्यायपालिका और एक पत्रकार। मीडिया को इन्होंने तहस नहस कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जिस भी मतलब विवाद में फंसे हुए हैं और जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया वो बरी हो जाएंगे कब तक? देखिए, बरी तो होना है जी। लेकिन दुख इस बात का है कि वह आदमी बगैर मतलब का इतने दिनों तक जेल में रहा, मतलब फंसा दिया गया है। इसमें आप देखिए, जितने मीडिया के लोग हैं सब लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन जैसे कश्यप हीरो बनकर निकलेगा, जैसे राहुल जी हीरो बनकर निकले जी, और ये लोग भयभीत हैं। अब वहाँ देखिए, वहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं कश्यप के लोग या जो भी हैं वे लोग मान के चलते हैं कि तेजस्वी जी ने हमको फंसाया। जी। ठीक है, मोदी जी का विपक्षी कौन है? तेजस्वी जी भी है। तो मोदी जी इस पर रोटी सेकना का चाह रहे हैं कि दो काम हो रहा है। एक, हमको सिंपैथी मिल रही है, इनके खिलाफ लोग जा रहे हैं जी। लेकिन समझने वाले समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने देशद्रोह के लिए बात किया तो तेजस्वी जी तो वहाँ नहीं है। केंद्र में तो उनकी सरकार है। उनकी सरकार है जी। पूरे देश पर उनका सरकार है जी। तो अगर तेजस्वी जी है तो उनका बिहार में होगा, चाहे जितना भी रहा हो। जी। जी। ये पूरे देश में मोदी जी का है। जी। तो आपका खेल लोग समझ, तेजस्वी जी आप वहाँ नहीं खेल सकते हैं। जी। लेकिन आप कहीं खेल सकते हैं। जी। आप जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते थे ना, तो सेंटर से खेलता था, कहीं से कहीं बॉल लेकर चला जाएगा। जी। लेकिन फॉरवर्ड वाले क्या होगा, अपने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, उनके अंदर लिमिट है। जी, डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। जी। तो यह उनका है, किसको समझा रहे हैं, आप तो सेंटर से खेल रहे हैं। तो इसलिए उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, नाइंसाफी हुआ है। लेकिन बड़ी होकर आएंगे तो निखर कर आएंगे और पूरे तैयारी के साथ बड़ी मजबूत होकर के आएंगे। क्या लगता है कि मनीष कश्यप जो हैं कब तक बाहर आ जाएंगे जेल से? देखिए, ये तो कहना, न्यायिक प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया के विषय में कुछ भी निश्चित समय कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय है, न्यायालय के पास जो भी विषय वस्तु रखा जाता है उसका अपना एक प्रक्रिया है। कहने का अर्थ ये रहा कि आप कानून के जानकार हैं और मतलब जिस दफा में गए हैं तो उसका तो आपको आइडिया है कि कितना दिन तक इनको अंदर रहना चाहिए। देखिए, उसका आइडिया नहीं। देखिए, बेल जो मैटर है जी, बेल का सिंपल मैटर है कि जज खुश हुआ तो 5 मर्डर में बेल देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा और ट्रायल करा सकता है। जी, इसलिए उस पर नहीं जा सकता। जी। जो आपका राहुल गांधी जी का जो केस है, जी, इससे छोटा कोई केस है ही। जी, उस केस में तो यहाँ तक पहुँच गए। जी। तो उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। देशद्रोह का तब समय को बांधना हम लोग के विषय में नहीं आता है, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं जी। लेकिन न्यायपालिका की इतनी प्रक्रिया है उसके अनुसार चलेगा, उसमें समय हुआ। लेकिन मैं जब भी कहूँगा जितने दिन रुक रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। एक सर देशद्रोह का जो मुकदमा उनके ऊपर लगा है तो ये तो साबित नहीं हुई ना जी, तो साबित जब तक नहीं हुई तब तक तो उसको बांध के रखना कहाँ तक मुनासिब लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी तो न्यायालय कहीं का जी, उसको बेल देना ना देना जी। न्यायालय का काम। और बेल के लिए कोई मापदंड नहीं है जो किसे बेल दिया जाएगा किसे नहीं दिया जाएगा। इसी केस में एक बेल में सेम एलिगेशन पर सेम FIR में कोई कोर्ट किसी को अलाउ करता है, कोई किसी का डिसमिस कर देता है जी, उसकी अपनी मान्यता है, इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। इसलिए उसमें कहने में कठिनाई हो रही है कि इसमें कब तक। लेकिन यह जो कहेंगे कि जब तक जितना विलम्ब से आएंगे उतने मजबूत होकर के आएंगे। राहुल जी ने अगर सही लोग अपना चाल नहीं चला होता तो राहुल जी इतना मजबूत नहीं होते। ये पूरे देश के लोग सारे लोग राहुल जी के पीछे लगे। कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं भय बना हुआ है। भय बना हुआ नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं कि एकमात्र वही है जो कि हमको डिफीट कर सकता है। जी।
जिसको चले पप्पू बनाने के लिए, वह तो कुछ और नहीं कर रहा, वह विदेश में जाता है, वो भाषण देता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्व यूनिवर्सिटी है, वहाँ गया देने के लिए, वो क्यों नहीं बुलाया? आपको तब सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाते, डिग्री नहीं दिखाते हैं। हाँ, इतनी मांग के बाद भी देख रहे हैं कि चाय बना रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक नाला पर हम चाय पीते थे ठेला में, और वहाँ पर एक पाइप से गैस निकलता हाँ था। पाइप से गैस निकलता, उसी से खाना बनता था। यार तुम क्या हो? इस साइंस की थ्योरी को भी मतलब उल्टा बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पैदा करने लगा, वो आदमी इस सबको पैदा करने लगा। इसे समझ पाना मुश्किल है कि है क्या। बस मतलब एक दुविधा चल रही है सोचने में। दुविधा नहीं है, बिल्कुल। ये आदमी ये बिल्कुल जैसे कोई आदमी का सब कुछ लूट जाता है जी, सब कुछ बिक जाता है जी, तो क्या करता है? कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। इसलिए कि उसके पास न नैतिकता रह जाती है, न विचारधारा रह सकता है, न परिवार रह सकता है, न समाज रह सकता है। वो तो बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, नहीं। आए हैं झोला लेकर के जाएंगे। झोला तो आपने लिया ही, झोला तो आपके पास है ही, कोनो का लिए कौन चीज? झोला लेके आए तो झोला भी दूसरे का है, झोला भी दूसरे का है। झोला लिया कब? जब तुम्हारा कोई आगे पीछे रहा ही नहीं। हाँ, एक ही जोर है कि आपको नाम कम से कम बदनामी के रूप में, गाली के रूप में जरूर देगा। यह कला है आपका समय का जी, जो आप जो समय चला रहे हैं, जो चल रहा है, इसका नाश होना है, और नाश होगा तो तैयार रहिएगा। इतिहास में इसको बहुत गलत नजर से बहुत गलत कला ध्याय के रूप में जाना जाएगा ये। जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये कानून की अच्छे जानकार हैं और पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और इनसे मैं कानूनी तरीका से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और देश की स्थिति पर भी ये खुल के बोले, जो वर्तमान देश की स्थिति है और सरकार चलाने वाले जो सत्ता शीर्ष पे बैठे लोग हैं, वो लोगों की मानसिकता क्या है, इस पर इन्होंने अपना विचार साझा किया और मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।